Welcome students to AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 Political Science. तो जैसा कि आपको बताया कि अब तक हमने अपनी क्लास 12 Political Science के सभी चैप्टर्स को हमने कवर कर लिया, उनकी रिवीजन कर ली, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कर लिए। बट आज ही क्लास के अंदर हम कुछ यूनिक करने वाले हैं, यानी क्लास 12 Political Science के हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि पिछले कई सालों के एग्जाम्स के अंदर रिपीट होते हुए आए हैं। तो उन्हीं सब क्वेश्चंस को हम समझेंगे चैप्टर वाइज और कुछ कुछ टॉपिक्स वाइज। तो स्टार्ट करेंगे अपनी इस सीरीज को, बट आज ही क्लास के अंदर हम शुरू करते हैं अपनी इस सीरीज का फर्स्ट वीडियो। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को जो कि पिछले सालों में कई बार रिपीट हो रहे हैं। करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्षता की रणनीति के माध्यम से कौन से दो उद्देश्यों को हासिल करना चाहते थे। ये क्वेश्चन आपका आया था 2016 के अंदर दिल्ली में। ये देखिए हमारे जो गुट निरपेक्षता की नीति थी, इसका मतलब साफ साफ यही था कि ना तो हम साम्यवादी व्यवस्था के अंदर हैं, ना ही हम पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर हैं। हम जो हमारी इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी कि इसका मतलब यह है कि ना ही हमारे ऊपर किसी साम्यवादी देश का दबाव है और ना ही किसी पूंजीवादी देश का। तो इसी वजह से हमारे जो जवाहरलाल नेहरू थे भारत को ये दो उद्देश्य हासिल करवाना चाहते थे। पहला यह आता है कि भारत को अंतर्राष्ट्रीय रूप से या फिर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर दृढ़ रूप अपनाने के लिए तैयार करना। यानी कि जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा कोई भी हमारे पास आया है तो उस अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर भारत खुलकर अपना मत रख सके या फिर किसी के दबाव में आके ना बात करे। अल्टीमेटली जब हम किसी के संगठन के अंदर होंगे, जैसे मान लीजिए हम सोवियत संघ के अंदर है या फिर साम्यवादी संगठन के अंदर है, तो उस संगठन के अंदर जो उसका हेड देश होगा वही अपनी चलाएगा, है ना। इसी तरीके से अगर हम पूंजीवादी के अंदर है तो अमेरिका अपनी चलाएगा। तो यहाँ पे उनका मानना था कि इन केस फ्यूचर के अंदर हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर जब बोले या अंतर्राष्ट्रीय रूप हम जब अपनाए तो उसके अंदर हम किसी के दबाव में ना आए, हम दृढ़ रूप ले सकें अपने आप में। नेक्स्ट वन इज भारत को इसके माध्यम से एक महाशक्ति को दूसरी महाशक्ति के विरुद्ध संतुलित करने में सक्षम बनाना। जैसे मान लीजिए जाहिर सी बात है कि जब कोई दूसरी महाशक्ति को जब हम अपना लेंगे, जैसे मान लीजिए हमने साम्यवादी व्यवस्था अपनाई, अब पूरी दुनिया के अंदर दो व्यवस्था कायम है, साम्यवादी और पूंजीवादी व्यवस्था, और तीसरी अब ये बनकर आई जिसका नाम है गुट निरपेक्षता की नीति। तो यदि हम कोई साम्यवादी व्यवस्था अपनाते हैं या पूंजीवादी व्यवस्था अपनाते हैं तो उस अपनाने का मतलब है ये है कि पूरी दुनिया के आधे देशों को अपना दुश्मन बना लेना। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि अगर हमने साम्यवादी व्यवस्था अपनाई तो रूस के जितने भी दुश्मन होंगे वो अब हमारे दुश्मन है, क्योंकि हमारी व्यवस्था भी वही है। अगर हमने पूंजीवादी व्यवस्था अपनाई तो अमेरिका के जितने दुश्मन है वो अब हमारे भी हैं। तो इनका मानना ये था कि भारत को बेवजह लड़ाइयों के बीच में धकेलना अच्छी बात नहीं है। हम क्या कर देंगे, एक महाशक्ति को दूसरी महाशक्ति के विरुद्ध संतुलित बनाने में भारत को सक्षम बनाना, ये इनका दूसरा उद्देश्य था। इसी के साथ आप इसका फर्स्ट आंसर लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। अभी तो ये एक नंबर का मान लीजिए, 2 नंबर का मान लीजिए, मगर जितनी मैंने आपको बातें बताई हैं आप इसको लिखोगे तो ये अपने आप ही 4-5 नंबर का बन जाएगा। तो इसलिए आंसर को हमें बनाना आना चाहिए कि जितना उसके अंदर पार्ट पूछा है उतना तो बताना है, बट उसके नंबर के अकॉर्डिंग बताना है कि आखिर वो नंबर कितने, वो क्वेश्चन कितने नंबर का है। करेक्ट। इसी तरीके से हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन आपके पास ये आता है कि उत्तरी अटलांटिका संधि संगठन को पश्चिमी गठबंधन भी क्यों कहा जाता है, ये आपको सिद्ध करना है। और ये क्वेश्चन आया था आपका 2015 में दिल्ली के अंदर। तो देखिए उत्तरी अटलांटिका संधि संगठन यानी कि नाटो, ये आपको याद रखना है, नाटो। उत्तरी अटलांटिका संधि यानी कि नाटो को पश्चिमी गठबंधन के रूप में भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि पश्चिमी यूरोप के अधिकांश देश अमेरिका के साथ थे, इसीलिए उत्तरी अटलांटिका संधि संगठन को नाटो के रूप में जानते हैं। अगर आपको नाटो का मतलब नहीं पता है कि नाटो क्या है, इसके संगठन का क्या उद्देश्य है, तो पहले आप समझते हैं नाटो का मतलब। तो देखिए नाटो उत्तरी अटलांटिका संधि 4 अप्रैल 1949 में हुई, 4 अप्रैल 1949 में हुई। ये मूल रूप से सैन्य गठबंधन है। वाशिंगटन संधि पर हस्ताक्षर के साथ 1949 में गठित हुआ था नाटो। ठीक है, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के 30 देशों का सुरक्षा गठबंधन है। ये उत्तरी अमेरिका और यूरोप के 30 देशों का सुरक्षा गठबंधन है।
नाटो का मूल लक्ष्य राजनीति, सैन्य साधनों द्वारा मित्र राष्ट्रों की स्वतंत्रता और सुरक्षा करना है। तो ये था हमारा नाटो के बारे में कि इसका जो गठन हुआ वो 4 अप्रैल 1949 में हुआ। किस संधि पे हुआ? वाशिंगटन संधि पर स्थापित हुआ। इसका जो मूल लक्ष्य है वो क्या है? अपने मित्र देशों की या फिर अपने खुद के देशों की क्या करना? स्वतंत्रता और सुरक्षा की हिफाजत करना। नेक्स्ट वन इज इसका मूल रूप है सैन्य गठबंधन। तो ये है नाटो के। हम बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन आपके पास ये आता है कि वार्सा संधि को पूर्वी गठबंधन भी क्यों कहा गया है, ये बताइए। ये क्वेश्चन आया था आपका 2015 के अंदर, दिल्ली में ही आया था। तो इसका आंसर ये है कि सोवियत संघ के साथ पूर्वी यूरोपीय देशों के गठबंधन के कारण वार्सा संधि को पूर्वी गठबंधन भी कहा जाता है, इसीलिए पूर्वी गठबंधन कहा जाता है। चलिए ये समझ में आ गया। एक बार दोबारा बता देता हूं कि सोवियत संघ के साथ जो पूर्वी यूरोप के देश थे उनके गठबंधन के कारण ही वार्सा संधि को पूर्वी यूरोप के देशों की संधि भी या गठबंधन भी कहा जाता है। अब हमने ये समझ लिया कि भाई नाटो क्या होता है, अब ये भी समझ लेते हैं कि वार्सा संधि क्या है। तो देखिए, नाटो के जवाब में सोवियत संघ के नेतृत्व में पूर्वी यूरोप के देशों के गठबंधन ने सन 1955 में वार्सा संधि की। इसमें ये देश सम्मिलित हुए: सोवियत संघ, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी और भी कई सारे देश। इसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ यही था कि नाटो में शामिल देशों का यूरोप के अंदर मुकाबला करना। अल्टीमेटली आप ये देख लीजिए कि नाटो का जो गठबंधन था, नाटो का जो ग्रुप था, उसके अपोजिट में वार्सा संधि हुई थी, वार्सा गठबंधन माना गया था। ठीक है, तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। देता हूं मैं आपको, जो कि आपको खुद सॉल्व करना है कि शीत युद्ध का आखिर क्या अर्थ है। ये क्वेश्चन आया था आपका दिल्ली 2014 के अंदर। ठीक है, अब देखिए यही क्वेश्चन को थोड़ा बदल भी जाएगा, यानी शीत युद्ध का क्या मतलब है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अल्टीमेटली आंसर सभी का सेम रहना है। तो आज की क्लास के लिए इतने ही। आज की क्लास के अंदर आई होप जितने ही मैंने क्वेश्चन करवाए हैं, आपको मुश्किल से 3 या 4 ही क्वेश्चन करवाए, बट जितने भी क्वेश्चन करवाए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपके भी समझ में आए होंगे। और एक क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क को दिया है, होपफुली आप वो कर पाओगे। अगर नहीं भी कर पाओ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्लास जब मैं स्टार्ट करूंगा तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा दूंगा या फिर एक शॉर्ट के द्वारा आपको पहुंचा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और कंटिन्यू करेंगे अपनी इसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस की सीरीज को, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को, PYQs को, जो कि कई बार रिपीट हो रखे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर और कंटिन्यू करेंगे अपनी इस पॉलिटिकल साइंस की सीरीज को। थैंक यू।